नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ, एक नया टॉपिक लेकर के जिसे हम कोशिका का प्रकार कहेंगे या इसी में एक और टॉपिक समाहित है, कोशिका के प्रकार तथा तथा प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। देखिए, वास्तव में तो कोशिकाएँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की कोशिका को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे प्रकार को कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रोधन, कैरियन, जिसमें प्रो का मतलब है प्रिमिटिव या आधे विकसित और कैरियन का मतलब है केंद्रक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक कोशिका का वह प्रकार जिसमें आधे विकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए, यूकैरियोटिक शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ, यू प्लस कैरियन, जिसमें यू का मतलब है डेवलप्ड या पूर्व विकसित और कैरियन का मतलब है केंद्रक या केंद्रक या न्यूक्लियस। तो इस प्रकार हम यूकैरियोटिक कोशिका को भी बता सकते हैं कि कोशिका का वह प्रकार जिसमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता हो, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। तो इस प्रकार देखिए, अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का कुछ उदाहरण देखने की कोशिश करें, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आएगा जीवाणु आएगा, जीवाणुभोजी आएगा, विषाणु आएगा, नीलिहरी शैवाल आएगी। इन सभी कोशिकाओं में कुछ में तो केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, कुछ में पाई जाती है तो अल्प विकसित पाई जाती है। तो जब केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी, तो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला सारा आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन कोशिका द्रव यानी जीव द्रव्य में तैरते हुए पाए जाएंगे। किंतु यदि पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी यानी केंद्रक कला पाई जाएगी, तो अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर यानी केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे और केंद्रक के अंदर पाए जाने के कारण ये पूरे के पूरे एक जगह पर इकट्ठे होंगे और इस प्रकार ये बन जाता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। थोड़ा और देखते हैं, अगर थोड़ा सा अंतर जानने की कोशिश करते हैं कि ये तो हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, थोड़ा सा अंतर देखने की कोशिश करते हैं। तो अंतर में देखते हैं, सबसे पहले कोशिका द्रव में क्या अंतर होता है। आप इस बात को समझिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका जो कोशिका द्रव होता है सघन होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव कैसा होता है? विरल होता है। सामान्य सी बात है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य कैसा होता है? सघन होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य कैसा होता है? विरल होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। कौन नहीं पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली। अब जब केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो जो भी प्रोटीन पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए पाया जाएगा, ये सभी के सभी किसमें पाए जाएंगे? जीव द्रव्य में पाए जाएंगे। इसी जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। अब इसी जीव द्रव्य में पाए जाएंगे तो ये जीव द्रव्य कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये सघन है। किंतु यह विरल हो जाएगा किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विरल हो जाएगा। तो विरल होने का कारण भी यही है क्योंकि सभी के सभी जेनेटिक मटेरियल किसमें चले गए? एक न्यूक्लियस यानी केंद्र के अंदर चले गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला देखिए, केंद्रक तो आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया ही नहीं जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला देखिए कोशिकांग, कुछ कोशिकांग की बात कर लेते हैं। तो कोशिकांग जैसे कि कुछ कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक वह अन्य कोशिका हम कहें तो एक्सेप्ट ऑफ राइबोसोम। या देखिएगा, राइबोसोम को छोड़ करके बाकी सभी के सभी कोशिकांग जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ ऐसा एक ही कोशिकांग है राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। बाकी सभी के सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। इस बात को समझिएगा। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जिसके बाहरी सतह पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, खास तौर से हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए श्वसन तंत्र के लिए अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अंग पाया जाता है जिसको कहते हैं मीसोसोम।
मेसोसोम में ही एटीपी का निर्माण होता है, यानी कि ऊर्जा का संश्लेषण होता है। आप जानते हैं एक एटीपी का अणु टूटने से 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो इधर थोड़ा सा देखें, अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन के लिए क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन के लिए कौन पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? एटीपी का निर्माण होगा और उस ऊर्जा का निर्माण होगा। याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऊर्जा के निर्माण के लिए मेसोसोम और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम की बात करें तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बात करेंगे तो इसमें 27 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इस बात को भी देखिए। अगर बात करते हैं हम कोशिका चक्र की, तो कोशिका चक्र में लगभग एक कोशिका चक्र में यानी एक साइकिल में लगभग 20 से 60 मिनट का समय लगता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। एक कोशिका विभाजन में लगभग 20 से 60 मिनट का समय लगता है। किंतु यही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूरा का पूरा 14 आवर्स का, लगभग 14 घंटों का समय लगता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कुछ अंतर को हमने स्पष्ट किया। उम्मीद है कि ये सभी अंतर और प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपने कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। यदि मेरे द्वारा बताया गया वीडियो लेक्चर आपके समझ में आता हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।